नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। संघ स्थापना दिवस पर जब कार्यक्रम चल रहा था और मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक, उनका जब उद्बोधन हो रहा था तो उसमें कई बार उन्होंने जनसंख्या का जिक्र किया। जनसंख्या को लेकर के उन्होंने स्पष्टता जाहिर की कि जनसंख्या कानून क्यों जरूरी है और जनसंख्या पे लगाम कितना जरूरी है, जनसंख्या का मतलब क्या है और ये जनसंख्या हमारे देश की परिपाटी, उसकी परिभाषा, उसके परिकल्पना और उसके चौहद्दी को किस तरह से परिवर्तित कर सकता है। बढ़ती जनसंख्या देश के लिए बड़ा बोझ है जिसके लिए समग्र नीति तैयार करने की आवश्यकता है। ऐसी बात उन्होंने अपने उद्बोधन में किया। क्या मतलब है इसका? विजयादशमी के दिन जब संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने देश की बढ़ती जनसंख्या और पंथिक आधार पर उनके असंतुलन को लेकर के बयान दिया तो पूरा देश ये सोचने लगा कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों बोला, इतना खुलकर बोल दिया मोहन भागवत जी ने। आखिर उनकी अपनी मंशा क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में दशहरे के दिन स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी ने स्वयंसेवकों को दिए गए अपने परंपरागत उद्बोधन में कहा कि बढ़ती जनसंख्या देश के लिए बड़ा बोझ है जिसके लिए समग्र नीति तैयार करने की आवश्यकता है। संघ प्रमुख ने अपने उद्बोधन में कहा कि जब जब बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ पंथिक आधार पर जनसंख्या का असंतुलन उत्पन्न हुआ है तब तब राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं का में भी परिवर्तन हुआ है। इसलिए बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ पंथिक आधार पर जनसंख्या का बढ़ता असंतुलन भी बेहद महत्वपूर्ण विषय है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। संघ प्रमुख ने कहा कि जनसंख्या असंतुलन का परिणाम एक राष्ट्र के रूप में हम एक बार भुगत चुके हैं और यह केवल हमारे साथ ही नहीं हुआ है। जनसंख्या के असंतुलन के कारण इंडोनेशिया से पूर्वी तिमोर, सूडान से दक्षिण सूडान और सर्बिया से कोसोवो जैसे राष्ट्र पृथक हो चुके हैं, वो अलग हो चुके हैं। इस क्रम में आगे वो बोलते हैं कि जनसंख्या के लिए समग्र नीति तैयार करने की जरूरत है जो सभी पर समान रूप से लागू हो जा सके। संघ प्रमुख एक बार फिर बोलते हैं कि एक बार नीति लागू हो जाने के उपरांत किसी को भी इसकी छूट नहीं दी जानी चाहिए और समाज को भी ऐसी किसी भी नीति को स्वीकार करने के अपने अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। दरअसल संघ के जो सरसंघचालक मोहन भागवत जी हैं, उनके इस बयान ऐसे समय पर आया जब देश बढ़ती जनसंख्या के साथ ही जनसंख्या के पांथिक असंतुलन के खतरे से बुरी तरह से जूझ रहा है। इस क्रम में हालिया कुछ वर्षों में आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पश्चिम बंगाल की सीमाई क्षेत्रों में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। जनसंख्या परिवर्तन न केवल सामाजिक सौहार्द बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बेहद गंभीर चुनौती बना हुआ है। दरअसल सीमाई क्षेत्रों में जनसंख्या के असंतुलन में तेजी से हो रहा परिवर्तन राष्ट्रीय अखंडता और संपूर्णता के लिए प्रत्यक्ष रूप से खतरा तो है ही, इसने इन क्षेत्रों में हिंदू जनसंख्या के लिए भी स्वतंत्रता से अपने परंपराओं के अनुपालन में समस्या खड़ी कर दी है। परिणाम स्वरूप इस देश में हिंदू समुदाय का पलायन अब एक वास्तविकता बन चुका है। इस क्रम में सबसे ज़्यादा प्रभावित बांग्लादेश की सीमाओं से लगे आसाम, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य हैं, जहां मुस्लिम समुदाय की बढ़ती जनसंख्या, जिसमें बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ के शामिल हैं, उन्होंने सीमाई क्षेत्रों में जनसंख्या में भारी असंतुलन को जन्म दिया है। फलस्वरूप इन क्षेत्रों में हिंदू जनसंख्या का पलायन भी खूब हो रहा है। इस क्रम में पश्चिम बंगाल की बात करें तो मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या लगभग 66%, 51% और 50% है। इसके अतिरिक्त बीरभूम में 37% और दक्षिण 24 परगना में 35% के वोट जो हैं
वो मुस्लिम समुदाय उस पर अपना कब्जा रखता है। वोट बैंक की दृष्टिकोण से यह जनसंख्या निर्णायक है और जनसंख्या के इस असंतुलन का प्रभाव पिछले विधानसभा चुनाव के परिणामों में भी देखा गया है, जहां पे हिंसा और सुदूर सीमाई क्षेत्रों में बसे गांवों में हिंदू समुदायों पे जो भारी प्रहार किया गया, उनके साथ आगजनी की गई, उनके जिंदा जलाया गया, उनकी इज्जत उतारे गए और न जाने कितनी प्रताड़नाएं चुनाव जीतने के बाद भी हुए। पश्चिम बंगाल की स्थिति इसलिए भी विभत्स है कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली राज्य सरकार की तुष्टीकरण की नीति में इन क्षेत्रों में बसे हिंदू जनसंख्या के लिए परिस्थितियों को और भी कठिन बना दिया गया है। यहाँ की धरातलीय स्थिति का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि कानून व्यवस्था पर अमूमन भीड़ तंत्र का हावी दिखा है और भीड़ तंत्र के हवाले हिंदुओं को कर दिया जाता है। संप्रदाय विशेष, जिन्हें हम मुसलमान कहते हैं, के तय मापदंडों के साथ साथ अपना वर्चस्व भी वो चाहते हैं, पर इसका परिणाम ये होता है कि सुनियोजित हिंसा, जबरन धर्म परिवर्तन, सनातनी परंपराओं में दखलंदाजी की बात बेहद आम हो गई है इन इलाकों में। ऐसे ही समझते हैं कि पिछले वर्ष मालदा जिले के कालीचक पुलिस थाना अंतर्गत थानाध्यक्ष, जो कि स्वयं हिंदू समुदाय से हैं, हिंदू को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते पाए गए वो, जिसके उपरांत उन पर कार्रवाई के लिए हिंदू समुदाय के लोगों को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हाल ही में प्रतिबंधित कई कट्टरपंथी संगठन पीएफआई और उसके पूर्व के मातृ संगठन सिमी का भी मजबूत नेटवर्क इन क्षेत्रों में पाया गया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि लक्षित कार्रवाई में भी बेहद कठिनाई आई है। राज्य के तुष्टीकरण की नीति का प्रभाव ऐसा है कि इन क्षेत्रों में स्थानीय हिंदू शिक्षकों को इस्लामिक जलसों में उपस्थिति भी अनिवार्य कर दिया गया है। ये अनिवार्य मापदंड है। इस संदर्भ में कानून व्यवस्था की एक झलक अभी हाल ही में तब देखने को मिली थी जब मुर्शिदाबाद में हिजाब पहनी युवती को स्कूल परिसर में आने से रोकने पर स्थानीय मुस्लिम भीड़ हिंदू शिक्षक के खून की प्यासी दिखाई दे रही थी, उसके कपड़े उतार दिए गए थे। इस प्रकरण में ही विद्यालय परिसर में बम फोड़े गए, यहाँ तक कि उक्त शिक्षक की जान बचाने के लिए पुलिस की उपस्थिति में गिड़गिड़ाते हुए भीड़ को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। जनसंख्या के असंतुलन जनित ऐसे ही कुछ परिस्थितियां असम और बिहार के सीमाई क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। असम की बात करें तो यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा कई दशकों से राजनीति की धुरी का रहा है। तुष्टीकरण की नीति एवं घुसपैठ के इस क्षेत्र में जनसंख्या पर कितना असर डाला है, इसे 1940 में लगभग 75% रही हिंदू जनसंख्या को के वर्ष 2011 में 61% तक सिमटने से बाखूबी समझा जा सकता है। वर्तमान में राज्यों के 29 जिलों में 12 जो हैं वो मुस्लिम बाहुल हो चुके हैं, लगभग 50% का ये आंकड़ा है, जिनमें बांग्लादेश की सीमाओं से लगने वाले धुबड़ी में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या लगभग 80% हो गई है। बारपेटा में 78% और दक्षिण सलमारा जिले में 98% हो गया है। जनसंख्या के असंतुलन जनित परिस्थितियों के कारण ही राज्य सीमाई क्षेत्रों में वर्ष 2012 में भीषण सांप्रदायिक दंगे भी हुए। इसके विरोध स्वरूप मुंबई के आज़ाद मैदान दंगों में मुस्लिम भीड़ ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया था। इसके अतिरिक्त भी राज्य में बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन और अलकायदा तक के मॉड्यूल का भांडाफोड़ हो चुका है। इसी संदर्भ में अभी हाल ही में हेमंत विश्व शर्मा, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने कई मदरसों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। बिहार की अगर बात करें तो कमोबेश बिहार का भी ऐसा ही हाल है। सीमांचल एरिया में आप देखेंगे कि मुस्लिम बाहुल इतने गांव, इतने ज़िले हो चुके हैं कि वहाँ लोग फ्राइडे को अब छुट्टी करना शुरू कर दिए हैं। मतलब शनिवार को छुट्टी, जो शनिवार रविवार की छुट्टी है, अब बिहार के उन इलाकों में हम देखें
तो वहाँ पे अब शुक्रवार को होती है। शुक्रवार को वहाँ लोग बच्चों को ये नमाज पढ़ने के लिए, मदरसे में जाने के लिए, मस्जिदों में जाने के लिए उन्हें छुट्टियां देते हैं। तो ये हाल होता जा रहा है इस देश में कि उन इलाकों का जहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या जो है बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे उनका कब्जा हो रहा है और आप अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप बस इंतज़ार कर रहे हैं। आपको गंगा जमनी तहजीब में विश्वास है, आप अच्छे अच्छे दिखना चाहते हैं, आपको ये बुरा लगता है कि किसी के धर्म पर हम क्यों अनावश्यक कुछ बात बोले। बिहार की अगर बात करें तो इसकी पूर्वी सीमा से लगे पूर्णिया प्रमंडल में मुस्लिम जनसंख्या लगभग 46% हो गया है। कटिहार में 45%, अररिया में 43%, पूर्णिया में 49% और किशनगंज में 68% मुस्लिम जनसंख्या वहाँ पे है। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि पिछले कुछ एक वर्षों में यहाँ लव जिहाद जैसे संगठित अपराध और कट्टरपंथी विचार की अगुवाई करने वाली AIMIM का गढ़ बनकर ये क्षेत्र पूरा रह गया है। हैरानी की बात यह नहीं कि हाल ही में प्रतिबंधित हुए कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन PFI का राज्य मुख्यालय भी पूर्णिया में ही स्थापित किया गया है, जहां सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार संगठन ने अपना मजबूत नेटवर्क खड़ा किया हुआ है। राज्य में कट्टरपंथियों की मजबूत उपस्थिति अभी हाल ही में पटना के फुलवारी शरीफ में बरामद किए गए PFI के वर्ष 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने वाले डॉक्यूमेंट से स्पष्ट होता है, जिसके अनुसार संगठन अब तक बिहार के 15,000 मुस्लिम युवकों को हथियार चलाने के प्रशिक्षण दे चुका है। हालांकि चयनित क्षेत्रों में जनसंख्या का असंतुलन उत्पन्न करने का प्रयास केवल पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार तक ही सीमित नहीं है। इस संदर्भ में अभी कुछ ही महीने पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के नेपाल से लगने वाली उत्तरी सीमाओं पर भी बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ और अवैध मदरसों, मज़ारों और मस्जिदों का निर्माण बेहद आम हो चुका है, जिस पर लगा कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन ये कार्रवाई इतनी पर्याप्त नहीं है कि इन पर काबू पाया जा सके। जो जानकारी आई है उसके अनुसार अवैध बस्तियां सुनियोजित रूप से बसाई जा रही हैं, जिसकी उपस्थिति भारत सहित नेपाल सीमाओं के उस पार भी देखी जा सकती है। ये उन कुछ क्षेत्रों की स्थिति है जहां जनसंख्या का यह असंतुलन बड़े भूभाग पर देखा जा रहा है। हालांकि इसमें भी संशय है कि देश भर में ऐसे छोटे छोटे सैकड़ों पॉकेट्स हैं जहां जनसंख्या में परिवर्तन आए हैं और जिसके कारण हिंदू समुदाय में पलायन की राह पकड़ी है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश के कैराना से लेकर मेरठ, आगरा, गुजरात के भरूच जैसे कई ऐसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इस तरह के चीज़ें जो हैं देखने को मिला है। झारखंड की गिरिडीह, यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली के ब्रह्मपुत्र, सिलमपुर और चांदबाग जैसे एरिया जो हैं इसके साक्षात उदाहरण है, जहाँ समुदाय विशेष यानी कि मुसलमानों के बढ़ते वर्चस्व के कारण हिंदू समुदाय को जबरन पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। 2020 के दंगे के बाद हम देखेंगे तो 2020 के दंगे के बाद अगर हम देखते हैं तो ईस्ट दिल्ली के चांदबाग एरिया से, जहांगीरपुरी से बड़े मात्रा में हिंदुओं का पलायन है। यहाँ की विभत्स स्थिति तब है जब देश के 80% जनसंख्या हिंदू समुदाय की है, जिसमें सदैव सहिष्णुता और सर्वधर्म संभाव की अवधारणा में विश्वास किया है। संवैधानिक रूप से भी मूलतः एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। हालांकि इन सब के बीच में अप्रिय सत्य यह भी है कि जनसंख्या के असंतुलन जनित परिस्थितियों के कारण ही लाखों कश्मीरी हिंदू को अपने पुरखों की भूमि छोड़ने को मजबूर होना पड़ा था। देश के विभाजन की त्रासदी तक को झेलना पड़ा था। सांप्रदायिक दंगों में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और लाखों स्त्रियों की असमत लूटी गई और लाखों घर
से बेघर हो गए थे। इसीलिए यह बेहद आवश्यक है कि मोहन भागवत जी के उस बयान को हम ध्यान दें और जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर आता है तो उसको सहर्ष स्वीकार ही नहीं करें, बल्कि अपनी ये मांग भी रखें कि इस कानून में पांथिक जो असंतुलन आ रहा है उस पर भी सरकार उचित कार्रवाई करते हुए इसको संतुलित करे। जनसंख्या के असंतुलन को रोकने के लिए कोई ठोस और प्रभावी नीति लाना ही होगा, वरना ये देश एक बार फिर विभाजन को झेल सकता है। सरकार और सबसे अधिक नागरिक समाज को भी यह समझना होगा कि जनसंख्या के असंतुलन का यह खतरा प्रत्यक्ष रूप से न केवल देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरनाक है, बल्कि यह सभ्यता संस्कृति के रूप में हमारी अस्तित्व को बचाए रखने की दृष्टि से भी एक बेहद गंभीर चुनौती है। चुनौती बेहद गंभीर है और रास्ते कठिनाई भरे हैं। विरोध जबरदस्त होगा, लेकिन क्योंकि देश की चौहद्दी को बचाना है, इसलिए ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद जरूरी है। वो भी समान रूप से पूरी रणनीति के साथ अच्छी नियति से और ऐसे बने कि हर नागरिक उसको एक्सेप्ट कर ले। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे, लेकिन आप हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।